हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और अपनी जेईई की जर्नी के बारे में बताया था, तो उस वीडियो में बहुत से बच्चों ने कमेंट्स करा था कि भैया आपने कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो किया, आपने कैसे प्रिपरेशन करी या फिर कौन सी बुक्स आपने यूज़ करी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पर, कौन से किस रिसोर्सेज को फॉलो किया था, इनऑर्गेनिक फिजिक्स में एटसेट्रा, इन सब सब्जेक्ट्स में आपने कैसे क्या किया था। तो वो सब चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने अपने ड्रॉप ईयर में स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में ही मैथ एंड गो की टेस्ट सीरीज़ ली थी। स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में ले ली थी क्योंकि मुझे पता था कि जब तक चाहे कोई कितना भी पढ़ ले, जब तक वो स्टार्टिंग से टेस्ट नहीं देगा तब तक उसका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, चाहे मैं कितने ही लेक्चर्स देख लूँ। और ये मुझे स्टार्टिंग से ही पता था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही टेस्ट सीरीज़ ले ली थी। क्योंकि अगर आप अभी से टेस्ट सीरीज़ लोगे, अभी से अपने टेस्ट सीरीज़ लोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक रह रहे हैं या फिर इस चैप्टर से मार्क्स कम आ रहे हैं, इस चैप्टर से मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो चैप्टर आपका वीक है आप उसको और टाइम दे सकते हो। अगर आप लास्ट में टेस्ट सीरीज़ लोगे तो लास्ट में क्या होगा, आपके इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते, आप इम्प्रूव ज़्यादा नहीं कर पाते हो। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अभी मैं सिलेबस सारा कंप्लीट कर लेता हूँ और लास्ट के टाइम पर मैं टेस्ट सीरीज ले लूँगा, लास्ट के टाइम पर मैं टेस्ट ले लूँगा। तो लास्ट के टाइम पर जो बच्चे टेस्ट देते हैं तो उनका ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो ही नहीं पाता है। वो बस टेस्ट इसलिए दे पाते हैं, बस उनको पता चल जाता है कि मेरे इस इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं और इसी के अराउंड मेरे मतलब जो फाइनल टेस्ट होगा जेईई मेंस का उसमें आएंगे। तो उससे बस आपको पता ही चल जाएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो उन टेस्ट देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। और लास्ट में तो मोस्टली सभी बच्चे टेस्ट देते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। अगर आप अभी से टेस्ट दोगे तो आप उन बच्चों से ऑलरेडी आगे निकल जाओगे। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि आप अभी से स्टार्टिंग से ही टेस्ट सीरीज़ कोई ना कोई ज्वाइन कर लें। और मैथ एंड गो की सबसे रेलिवेंट है तो आप मैथ एंड गो की ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद मैंने फरवरी के टाइम पर एजुनिटी का जो फिजिक्स का क्रैश कोर्स था वो ज्वाइन करा था। वहाँ से मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी फिजिक्स के लिए, है ना। और 12th क्लास में मैंने लक्ष्य बैच लिया था, वहाँ से मैंने अपना सिलेबस करा था, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ कि मैंने कौन से टीचर से कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे। तो सबसे पहले बताता हूँ फिजिक्स मैंने राजवंश सर से पढ़ी है और जो मोहित गुनका सर हैं जो कि एजुनिटी में पढ़ाते हैं उनसे पढ़ी है फिजिक्स, राजवंश सर से और मोहित सर से। और मैथ्स मैंने आशीष सर से पढ़ी है, सचिन सर से पढ़ी है। और जो मैथ एंड गो की टेस्ट सीरीज़ में जो गाइडेंस सेशन हुआ करते थे उसमें कुणाल सर वो भी मैथ्स के कुछ टॉपिक पढ़ा दिया करते थे, तो वहाँ से भी बहुत हेल्प हो जाती थी। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से और रोहित सर से पढ़ी है। मोस्टली रोहित सर से ज़्यादा ही पढ़ी है, पंकज सर से थोड़ी कम पढ़ी है। और अगर बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अमिताभ सर से पढ़ी है। और फिजिकल मैंने सर्वेश दीक्षित सर से और फैजल सर से पढ़ी है। फैजल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक भी मोस्टली रोहित सर से और फिजिकल केमिस्ट्री फैजल सर से पढ़ी है मोस्टली, ठीक है। तो इन सब टीचर से मैंने ये अपनी चीज़ें पढ़ी हैं, मतलब सब्जेक्ट्स। उसके बाद मैं अपनी बुक्स के बारे में बता दूँ कि मैंने कौन सी बुक्स यूज़ करी थी, सॉल्व करी थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में जो फिजिक्स में मैंने एच सी वर्मा सॉल्व करी थी, कंप्लीट करी थी पूरी एच सी वर्मा। और जो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनमें कोई सब्जेक्ट आपको सॉल्व नहीं करने होते हैं, मतलब इनमें कोई बुक सॉल्व नहीं करनी होती है, क्योंकि इसे मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से ही, जो मतलब एनसीईआरटी के ही बेस्ड पर आते हैं। मतलब जो नोट्स आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं, पीवाईक्यूज लगा लेते हैं और एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं तो मोस्टली आपका पूरा ही पेपर होने वाला है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का। बस फिजिकल में आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ही मैंने नरेंद्र अवस्थी बुक करी थी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। और मैथ्स में मैंने कोई बुक नहीं करी थी, बस इतनी ही बुक मैंने, मतलब 2 ही बुक करी थी, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। मैथ्स में कोई बुक नहीं करी थी, मतलब मैथ्स में वही नोट्स सारी कंप्लीट करी, नोट्स के क्वेश्चन लगाए थे, क्लास क्वेश्चंस, और सर जो होमवर्क देते थे वो सब करता था। और उसके बाद सारे पीवाईक्यू सॉल्व करे थे, बस इतनी चीज़ें करता था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ। देखो, जेईई के एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट्स। हमको हर सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बिकॉज अगर हम हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे तो हमारे 99+ परसेंटाइल बहुत आसानी से आ सकते हैं और बहुत अच्छी रैंक आ सकती है अगर हम हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो मैथ्स को, मैंने देखा है, वो मैथ्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं और सारा का सारा ध्यान फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ही देते हैं। इससे कुछ बच्चों के इससे भी मार्क्स आ जाते हैं, इससे भी 99+ परसेंटाइल आ जाते हैं। लेकिन अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दोगे, तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, तीनों सब्जेक्ट्स को एक्सेल करने की कोशिश करोगे तो आपके ईजिली और बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ही ध्यान दे रहे हैं।
और इक्वल टाइम देने का मतलब ये नहीं जैसे कि आप 3 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हो, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और 3 घंटे मैथ पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है जैसे कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसको आप ऐसे ही टाइम दोगे और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको कम टाइम दोगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप हर सब्जेक्ट्स को पढ़ें। ऐसा नहीं है आप एक दिन, जैसे कि आपने एक दिन पूरी दिन केमिस्ट्री पढ़ ली और फिर अगले दिन आप फिजिक्स और मैथ को भी अगले दिन टाइम दीजिए। इसका मतलब ये है, मतलब आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि सिलेबस कवरेज। जेई के एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस कवरेज जेई में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जेई मेंस में क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार क्या हर बार हर शिफ्ट में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और वो बहुत आसान होते हैं। तो अगर वो चैप्टर हमारा कंप्लीट ही नहीं होगा तो हम वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। हमारा चैप्टर वो कंप्लीट तो होना चाहिए, और जिन बच्चों को चैप्टर कंप्लीट होगा बड़ी आसानी से वो क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो फिजिक्स में जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया, और मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स होता है, और अगर केमिस्ट्री में बताऊँ तो बायोमोलिक्यूल्स है, मोल कॉन्सेप्ट है, और जैसे कि जो पॉलीमर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अभी जेई मेन से तो हट गए हैं, जे एडवांस में है, तो पॉलीमर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये सब चैप्टर ये इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं मोस्टली। तो आप मतलब और भी बहुत सारे चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरा कहना ये है आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि जो मतलब बच्चों को जो चैप्टर्स टफ लगते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, तो इनसे थोड़ी सी टफ क्वेश्चन जनरली बनते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनसे आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका चाहे कोई चैप्टर टफ लगे या फिर कोई चैप्टर इजी हो, आपको हर चैप्टर का बेसिक तो मतलब आना ही चाहिए। अगर टफ भी चैप्टर है तो आप उसका बेसिक ज़रूर कर लीजिए, जैसे कि अगर उसका कोई इजी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको टैकल कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्विंग। जेई के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितनी क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कितने भी लेक्चर्स देख लो, कितने भी बड़े से बड़े टीचर से पढ़ लो, जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपकी अच्छी रैंक आनी ही नहीं वाली है। आपको इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिखा और आप सीधा, कोई समझ में नहीं आ रहा आपको वो क्वेश्चन कैसे करें कैसे करें, आप सीधा सॉल्यूशन पर चले गए, तो इससे आपको वो जो क्वेश्चन रिटेंशन पावर है वो आपकी बढ़ेगी ही नहीं जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे। जैसे कि और जब आप खुद से ट्राई करोगे, खुद से फाइट मारोगे, भले आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार आप उसको ट्राई करोगे तो उससे आपके इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ते रहते हैं हर बार। तो आप उसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। और मैं इस पर आगे फर्दर एक वीडियो भी बनाऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड कैसे करी जाती है, इस पर आगे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान से देखें कि हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, पीवाईक्यू सारी करनी है, ये हमको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद कुछ बच्चे होते हैं वो पूछते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने है ना, एक बच्चे ने कमेंट करा था कि जैसे कि मैं भैया ये मॉड्यूल कर लूँ, डीबीपी कर लूँ, पीवाईक्यू कर लूँ, बुक कर लूँ, नोट्स कर लूँ, तो क्या इन सब चीज़ों से हो जाएगा या फिर ये सफिशिएंट होंगे, इनफ होंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए हमको। बेसिकली क्या है, अगर मैं बताऊँ मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप नोट्स बहुत अच्छे से कर लेते हो, नोट्स बिल्कुल आपके कंप्लीट हैं, पीवाईक्यूज़ कंप्लीट हैं, और अगर आपके पास और भी टाइम बचता है तो आप हर सब्जेक्ट की एक एक बुक कर लीजिए। जैसे कि फिजिक्स की ये कर लो, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है, फिजिकल केमिस्ट्री कर लो, और मैथ्स की एक बुक कर लो कोई सी। इसके अलावा आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर आप मान लो ये सब चीज़ें अभी कर भी रहे हो, आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, ये सब मॉड्यूल भी कर रहे हो, डीबीपी भी कर रहे हो, पीवाईक्यू भी कर रहे हो, बुक भी कर रहे हो, नोट्स भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो आप भले 1 महीने कर लोगे, 1.5 महीने कर लोगे, उससे ज़्यादा आप कर ही नहीं पाओगे। और कर भी लोगे तो आगे सब चीज़ें रिवाइज़ ही नहीं कर पाओगे। रिवाइज़ करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज़ नहीं कर पाओगे तो आप वो चीज़ें आगे भूल जाओगे पेपर के टाइम, तो आपको फिर और ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ चुके हो और फिर पेपर में नहीं कर पा रहे हो तो उस टाइम पर आप और नर्वस हो गए। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है, और ये बहुत ज़रूरी है, कि आप जो चीज़ आगे टाइम पर रिवाइज़ कर पाएँ वही चीज़ इस टाइम पर पढ़ें। पहले नोट्स पढ़ें, फिर पीवाईक्यू, और बुक साथ साथ थोड़ी बहुत सॉल्व करते हैं बुक भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन ही तो बहुत इंपॉर्टेंट। और जो क्वेश्चंस आप अभी पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आप किसी क्वेश्चन पर अटकते हैं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, फिर किसी क्वेश्चन में कोई अच्छी कैलकुलेशन देखने के लिए मिलती है, किसी क्वेश्चन से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, या फिर कोई क्वेश्चन आपको पहली बार में नहीं समझ में आता, दूसरी बार में आसानी समझ में आता है, तो उसके कुछ पॉइंट मतलब मार्कर्स बनाएं उस बुक में या फिर डीबीपीज में, नोट्स में, या फिर नोट्स में कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, या फिर जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट में भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे मतलब पहली बार में नहीं हुए, तो उन सब क्वेश्चंस को मार्क्स करें। जैसे कि
मतलब बुक मार्क होते हैं, तो उस पर उस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए और वही आप अपनी जब दूसरा रिवीजन करें उस उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इससे आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, तो आपको आगे कितने साल के मतलब पीवाईक्यूज़ करने चाहिए, मैं इस चीज़ पर बात करता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी आपको 2020 से लेकर के 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज़ करने चाहिए और एटलीस्ट 2 से 3 बार करे होने चाहिए, क्योंकि जब आप 2 से 3 बार करोगे, एक बार हो जाए फिर दोबारा करो, फिर तीसरी टाइम करो, फिर चौथे टाइम करो, मतलब जब तक पेपर नहीं आता तब तो आपको रिपीटेड करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार आपने पीवाईक्यूज़ कर लिए और फिर आप दोबारा वही सारे पीवाईक्यूज़ कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। फिर आप तीसरी बार वही सारे पीवाईक्यूज़ कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। जैसे आप एक बार पीवाईक्यूज़ कर लो, फिर जो क्वेश्चन आपको मतलब वही चीज़, जो क्वेश्चन आपको कठिन लगे, है ना, पहली बार में नहीं हुए, कुछ नया सीखने को मिला, एक नई कैलकुलेशन थी, ये सब चीज़ें, या फिर कोई अप्रॉक्सीमेशन लग गया, ये सब चीज़ें रहती हैं। और ये सब चीज़ें तभी पता चलेगी जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे रादर देन सीइंग द सॉल्यूशन। पहली बार में सॉल्यूशन नहीं देखना। अगर आप समझ में ही नहीं आ रहा है, दो तीन बार ट्राई करा, पहली बार ट्राई करा, समझ में नहीं आ रहा है, तो सॉल्यूशन वैसे ही देखोगे, लेकिन खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, है ना। फिर उन क्वेश्चन को मार्क कर लो और फिर दोबारा में वही पीवाईक्यूज़ करने हैं। ऐसे ही अगर आप करोगे तो आपका रिवीजन फास्ट होगा और आपका सिलेबस भी बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे कि क्वेश्चन मार्क करने हैं, ओके। उसके बाद जो और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि टेस्ट देना, स्टार्टिंग से ही टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग से ही टेस्ट देने हैं। टेस्ट दोगे तभी इम्प्रूवमेंट होगा, और टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करोगे तभी आपके मार्क्स और इम्प्रूव होंगे। अब एनालाइज, जैसे एनालाइज करने में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। एनालाइज कैसे करें, तो जैसे कि आपने कोई चैप्टर टेस्ट दिया, अब उस चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, है ना, कोई टॉपिक का टेस्ट दे दिया, ठीक है। तो टॉपिक का टेस्ट जब दिया तो आप उसमें जब क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं। तो सही वाले भी क्वेश्चन देखो, गलत वाले भी देखो, और जो क्वेश्चन तुमने छोड़ दिए हैं वो भी देखो, और तुम्हारा चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया है। फिर ये देखो कि मैंने उस मतलब जो चैप्टर पढ़ा है उसमें से मैंने ऐसा क्या नहीं पढ़ा जो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, या फिर ऐसा उस टाइम पर क्या हो गया था जब मैं टेस्ट दे रहा था तो ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था, क्या मेरा उस टाइम पर दिमाग काम नहीं कर रहा था, या फिर मैंने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज सही से नहीं पढ़ी। ऐसा भी बहुत बार होता है कि आप लैंग्वेज ही सही से नहीं पढ़ पाते हो और इस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो लैंग्वेज पर भी हमको ध्यान देना है। और जैसे कि क्या हो जाता है, जैसे कि आपने जो उसमें लिखा था नॉट करेक्ट, तो आपने पढ़ लिया कि इज़ करेक्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार हो जाता है। या फिर आपको जैसे कि आपने एक बार कोई क्वेश्चन पहले कहीं देखा था, बुक में देखा था, और उसी के सिमिलर एक क्वेश्चन आया, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजमेंट कर दिया। आपने सोचा अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको याद था और वही आपने टिक कर दिया, जबकि उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट था उस वाले क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट था और आपने वही टिक कर दिया। तो ऐसा भी बहुत बार होता है। तो ये पैटर्न्स रिपीट होते हैं। तो आपकी जो मिस्टेक है, जो आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो, वो आपको एक पेज पर लिख लेनी है और वो अपनी दीवार के सामने, स्टडी टेबल के सामने चिपका लेनी है, जिससे आपको पता चले, आपको बार बार पता चलता रहे कि अच्छा मैं ये टाइप की मिस्टेक करता हूँ। कभी मैं मतलब लैंग्वेज सही से नहीं पढ़ता हूँ, ऑप्शन सही से नहीं पढ़ता हूँ, या फिर मैं जल्दी मतलब नर्वस हो जाता हूँ पेपर के टाइम पर, मुझे डर लगने लगता है जब कोई कठिन क्वेश्चन आता है। ये सब चीज़ें आपको एक पेज पर लिख लेनी है, जिससे आपको पता चले अच्छा मैं बार बार ये मिस्टेक करता हूँ, अगली बार ये मिस्टेक नहीं करूँगा। अपने आप से कमिट करना है, अगली बार मैं ये वाली मिस्टेक नहीं करूँगा जब मैं अगला टेस्ट दूंगा। तो इसी से तो इंप्रूवमेंट होगा, इसी से मार्क्स और इंक्रीज़ होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिससे मेरी प्रिपरेशन में ये सब बहुत हेल्प हुई है। और ये सब चीज़ें मुझे गाइडेंस सेशन में अनूप सर, कुणाल सर बार बार बताते ही रहते थे, ठीक है। तो बस इस वीडियो मुझे इतना ही बताना था। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे आपको और जो गाइडेंस वीडियो है वो आपको और आगे भी मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मैथन गो की टेस्ट सीरीज की लिंक लगा दूंगा, तो अगर आपको खरीदनी हो, लेनी हो तो आप ले सकते हैं, और इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।